हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपनी साइंस की क्लास है। ठीक है, तो अपन ने साइंस का चैप्टर आधा पढ़ लिया था, अपन आगे उसके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैंने बता दूं, अपन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन में कि अगर अपन को कोई क्रॉप फसल उगानी है तो उसमें अपन कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ने पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। ठीक है, सोइंग पढ़ लिया था। ठीक है, यानी इस मिट्टी को तैयार करना, फिर बीज बोना। ठीक है, बीजों को कैसे अपन ख़राब बीज को सही से निकालते हैं वो सारा देख लिया था। उसके बाद एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र देख लिया था कि खाद जो गोबर से बनता है वो और रसायन से बनने वाले खाद, दोनों खाद डालने से कैसे फसल को ताकत मिलती है और गोबर के खाद के क्या फ़ायदे हैं, फर्टिलाइज़र्स के क्या नुकसान है, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। और अब आगे अपन इरिगेशन से पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो इरिगेशन से आज अपन अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इरिगेशन का मतलब सिंचाई, पेड़ों को पानी देना। तो वहाँ से अपन आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा अगला पार्ट है इरिगेशन की। खाद डालने के बाद क्या होता है, अब जब फसल उगने लग जाती है तो उगने से के दौरान से लेकर जब तक वो पूरी पक ना जाए तब तक हमें टाइम टू टाइम उसे पानी देना पड़ता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको जीने के लिए क्या चाहिए, पानी। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी के, लिविंग बींग्स के लिए, हम और पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। अब पानी कहाँ पे होता है, मिट्टी में होता है, और मिट्टी में क्या होती है, पेड़ों की जड़ें। तो जब पानी में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स घुल जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स घुल जाते हैं, और ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जब पानी में घुल जाते हैं तो जड़ें जब पानी को एब्जॉर्ब करती है तो पानी के थ्रू ये मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स पेड़ों में आ जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट का 90 में का जो हिस्सा होता है उसका 90% हिस्सा पानी होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। कि जो आपने बीज दे दिया तो वो बीज फूट कर उसमें से पौधा नहीं निकलेगा अगर ज़मीन में पानी नहीं है तो। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जितने भी पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो उसमें घुल जाते हैं, पानी में घुलकर पूरी प्लांट में जहाँ जहाँ पानी चलता है तो वहाँ वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ठीक है, गर्मियों के टाइम में लू से बचाता है पेड़ों को, और सर्दियों के टाइम में सर्दी के कारण जल ना जाए पौधे तो उसके बचाता है। तो गर्मियों में ठंडक प्रोवाइड करता है और सर्दियों में गर्मी प्रदान करता है पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो हमें अगर फसल अच्छी उगानी है तो हमें टाइम टू टाइम फसल को पानी देना पड़ेगा। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। तो अगर रेगुलर टाइम पे अपन क्रॉप्स को पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को इरीगेशन, सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मात्रा में सिंचाई होती है। जैसे कई जिनको ज़्यादा पानी चाहिए उनको ज़्यादा सिंचाई देना है, जिनको कम चाहिए उनको कम। अगर कोई मिट्टी, जैसे मान लो चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पे सिंचाई कम करते हैं, और जैसे मान लो सूखी मिट्टी होने वाली है ज़्यादा तो वहाँ सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। सीज़न गर्मियों में सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, बारिश में वो कम करनी पड़ती है, सर्दियों में भी कम करनी पड़ती है। तो इरीगेशन अपन अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग और अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग मात्रा में इरीगेशन करते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। वाई इट इज़ सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। तो गर्मियों में इरीगेशन, सिंचाई ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पानी भाप बनकर ज़्यादा उड़ जाता है, इसलिए पत्तियाँ और मिट्टी जल्दी सूख जाती हैं। चलिए, अब अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पुराने टाइम पे सिंचाई कैसे की जाती थी, पानी कैसे दिया जाता था। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो पानी कुओं में, नदियों में, तालाबों में या कैनाल्स, नहरों में होता था उसको अलग अलग तरीके से खींचा जाता था पानी को, ताकि फील्ड्स में डाला जा सके। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। इसमें या तो जैसे गाय या बैल, इसको काम में लिया जाता पानी खींचने में, इंसान खुद खींचता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड सस्ते तो हैं लेकिन इससे आप ज़्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं कर सकते। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज क्या थे? मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, आगे डेकली एंड राहत, 4 सिस्टम मेनली फेमस थे। ठीक है, तो अब मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ। मोट में क्या होता है, देखो ऐसे हुए
कि एक आदमी पानी खुद खींचता है और ऐसे यहाँ से छोड़ता जाता है, तो ये पानी फसल में जाता जाता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, एक चेन से पानी को खींचा जाता है और पानी मतलब चेन से खींचे तो पानी ऊपर आके यहाँ से इसमें गिर जाता है और फिर यहाँ से सिंचाई के लिए चला जाता है, ठीक है। तीसरा था हमारा ढेकली, ठीक है। ढेकली में क्या होता है कि अपन एक तरफ क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं और एक तरफ भारी चीज़ बांध देते हैं। तो जब इसको खोल देते हैं तब तो क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, और जब इसको बांध ही देते हैं तो ये खिंच के ऊपर आ जाता है और इससे पानी ऊपर आ जाता है। इसको लेकर इंसान क्या करता है, बार बार पानी खेत इस यहाँ पे डाल देता है, जिससे खेतों में चला जाता है, ठीक है। और लास्ट होता है राहत। राहत ये भी काफ़ी प्राचीन टाइम यूज़ होने वाला है। इसमें एक साइकिल होती है और ये नीचे से एक पाइप से जुड़ा होता है। तो जब ये घूमता है तो ये पहिया घूमता है और पहिया घूमता है, तो इसमें पानी देखो यह पानी भर भर के इन बाल्टियाँ जुड़ी हुई हैं, इन बाल्टियों से पानी भर भर के खेत में जाता है, ठीक है। तो ये प्राचीन टाइम में यूज़ होते थे, अभी नहीं होते, ठीक है। तो पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब लेकिन आज के टाइम पे पंप यूज़ होते हैं डीजल, और वो पंप किससे चलता है, तो डीजल से चलता है या बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर सोलर एनर्जी से चलता है। पहले इंसान खुद खींचता था या जानवर से खिंचवाता था, इस बार अब आजकल मोटर्स आ गई, पंप्स आ गई, जिनसे पानी खींचा जाता है ज़मीन से पानी इरिगेशन करने के लिए। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन के, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। इसमें पानी अपन ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छी मात्रा में इरिगेशन कर सकते हैं। पहला सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूँ जो फंवारे लगते हैं खेत में, फंवारे जो पानी छिड़काते हैं उसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम होता कैसा, देखो ऐसा होता है कि इसमें मोटर लगी हुई थी और मोटर पानी को खींचती है और ये पाइप से, ये अलग अलग फंवारे हैं, इन पाइप से जा रहे हैं, इन फंवारों से पानी छिड़काव होता है और छिड़काव होकर ज़मीन आराम से सिंचाई हो जाती है। कम मेहनत में ज़्यादा मात्रा में सिंचाई हो जाती है। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर इनसफिशिएंट वाटर इज़ अवेलेबल, ठीक है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे ज़मीन ऐसे उबड़ खाबड़ हो तो वहाँ पे इस पाइप से आप पानी छिड़काव करके दे सकते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट। तो एक सीधा पाइप होता है और ऊपर एक नोजल होती है, ठीक है, ऐसे, और वो नोजल क्या करती है, जॉइंटेड टू द मेन पाइपलाइन। ये सारे मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं एट रेगुलर इंटरवल, अलग अलग दूरी पे। व्हेन water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escape from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it's raining। तो जैसे प्रेशर से पानी यहाँ से जाता है तो इन नोजल से निकलता है तो ऐसे जैसे मान लो फवारों से छिड़काव हो रहा है वैसे पानी छिड़कता जाता है, ठीक है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप। घास को पानी पिलाने में, कॉफ़ी के, अगर अपन ने किसी गेहूँ में चाय पत्ती या कॉफ़ी उगा रखी उसके लिए, या काफ़ी गेहूँ की फसल, तो इनमें ये स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। अगला आता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ये भी आजकल बहुत चल रहा है, पानी की किल्लत के कारण ड्रिप सिस्टम काफ़ी यूज़ में है। इसमें क्या होता है, पाइप जो पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ों से पाइप गुजरते हैं और उन जड़ों के पास पाइप में छोटा सा छेद होता है, ठीक है। इसमें कोई नोज़ल फवारा नहीं होता और ये छेद इनकी जड़ों के पास में होता है और जैसे इस पाइप में से पानी जाता है तो इनमें से बूंद बूंद, इन छेदों में से बूंद बूंद टपक कर इनकी जड़ों में पानी जाता है और सिर्फ जड़ों को पानी मिलता है, तो इससे पानी हमारा वेस्ट भी नहीं होता और कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाती है। ये सिस्टम आगे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ जड़ों के पास ही गिरता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ऐसे पौधे जो दूरी अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं, जैसे पौधों की मात्रा कम है और दूरी पर, जैसे टमाटर की हो गई, मिर्ची की फसल हो गई, तो उनमें ड्रिप सिस्टम होता है। अब जैसे गेहूं की फसल हो जाए, चावल, तो इसमें ड्रिप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पौधों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। पानी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी वाटर इज़, और जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ पे ये सबसे बेस्ट तरीका है पौधों को पानी देने का। अब अपन बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। पानी भी दे दिया, पानी देंगे तो पौधे उगेंगे और पौधों के साथ अनवांटेड प्लांट्स भी उगेंगे, जिसको अपन बोलते हैं चारा। जैसे पौधा उगा रहे उसके सामने और भी पौधे उग गए जो हमारे काम के ही नहीं है,
तो उनको चारे को क्या बोलते हैं, वीड्स। तो उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिज़ायरेबल मतलब जो हमारे काम के नहीं है, प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो हमारी फसल के साथ में अगर कुछ बिना काम के पौधे उग जाते हैं तो हम उनको वीड्स बोलते हैं, ठीक है। वीड्स मतलब चारा। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो चारे को निकालना ज़रूरी क्यों होता है वीड्स को, क्योंकि ये फिर हमारे क्रॉप, हमारा जो फसल है उसके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस और सनलाइट के लिए। तो फिर ये क्या करते हैं, हमारी फसल को दबा देते हैं और खुद ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और कुछ चारा तो ऐसा होता है कि जब आप फसल को काटने लगोगे और चारा को नहीं निकाला तो चारे में बहुत सारे कांटे आ जाते हैं और उनको फसल को काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। या फिर वो जो चारा है कट के फसल के साथ अगर चला गया तो जो गाय जानवर चारे को खाएंगे, फसल के चारे को, तो वो पॉइजनस बन जाता है, जहरीला बन जाता है, जो हमारे जानवरों के लिए नुकसानदायक होता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स कई तरीके से चारे को निकालने की, वीड्स को निकालने की कोशिश करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद सॉइल। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अगर आप ज़मीन बो ही रहे हैं, जैसे ज़मीन बा के अपन उसमें बीज बोना चाहते हैं, तो बीज बोने से पहले भी एक बार ज़मीन को खोदा जाता है, जिससे क्या हो, जितना भी चारा है वो मिट्टी में मिक्स हो जाए और जल के नष्ट हो जाए। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो कभी भी हमारी फसल उग गई तो उसके बाद चारा निकालने का, वीड्स को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हमारे पौधे फल और फूल देने लग जाएं, सीड्स यानी बीज और फूल देने लग जाएं, उस टाइम पे अपन को अपने वीड्स को निकाल देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग एंड कटिंग देम टू क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। अब चारे को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तो है कि अपन जो कुछ लोग होते हैं जो खुद खेत में जाते हैं और खुरपी से क्या करते हैं, उस चारे को काट देते हैं, ठीक है। या फिर कई जगह पे क्या होता है, सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल मतलब जो हमारे हल थे, उन हलों से भी क्या किया जाता है, चारे को काटा जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। कई बार अगर अपन हाथ से नहीं निकाल सकते या मशीन से निकाल सकते तो कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनको बोलते हैं वीडिसाइड, जो चारे को ख़त्म करती हैं, जैसे 2,4-D ये दवाई का नाम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडिसाइड्स डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब इन दवाइयों को अपन छिड़कते हैं तो हमारे पौधों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सिर्फ वीड जो होती है, चारा जो होता है, उसको नष्ट कर देता है। और इनको एक स्प्रेयर की हेल्प से, ऐसे देखो जैसे इस पीछे टैंक है, इसमें ये लिक्विड में बना हुआ स्प्रेयर है, वीडिसाइड है, और वीडिसाइड को छिड़केगा तो चारा तो नष्ट हो जाएगा और पौधे रह जाएंगे, ठीक है। Already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeding formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use the chemicals carefully. They should cover their nose, mouth with a piece of cloth during spraying of chemicals. अब ये केमिकल वीडिसाइड्स होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल को हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं जो छिड़क रहा है, इसलिए उसको प्रॉपर मुंह को ढककर अच्छे से छिड़कना चाहिए, खुद के शरीर को नुकसान होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अब हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग, काटना और स्टोर करना अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों वीडियो, चाहे साइंस का पिछला वीडियो और ये वीडियो एक साथ देख लो तो उससे पूरा चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करके रखेंगे, ताकि जब अपन क्वेश्चन आंसर्स करें तो अपन को ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।